कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। वॉशरूम में तान्या अमीषा के हाथ में चाकू देखकर डर गई। वो बोली, अमीषा ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अमीषा पागलों की तरह हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसने तान्या से कहा, नहीं मैं पागल नहीं थी मैं पागल। उस बात को सच करने के लिए तुमको मारना होगा। जब तुम मर जाओगी तो मैं संजय से शादी कर लूँगी। हाँ यही बेस्ट रहेगा, तुमको मारना होगा। वैसे भी तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी है और अभी तो आधा घंटा बचा है। वो धीरे धीरे तान्या की तरफ बढ़ी और उसने तान्या पर अचानक से हमला कर दिया। तान्या उस हमले से बच गई। वो फर्श पर गिर गई। वो अमीषा से बोली, ऐसा मत करो अमीषा, पागल मत बनो, होश में आओ। वो चाकू फेंक दो। ये बोलते हुए फिर से वो खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगा जिससे वो फिर से नीचे गिर गई। अमीषा ने उसको देखा और बोली, अगर संजय मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं बनने दूंगी। तुम्हें मरना होगा तान्या, तुम्हें मरना होगा। ये बोलकर वो तान्या के ऊपर चढ़कर बैठ गई और उस पर वार करने के लिए उसने चाकू को ऊपर की तरफ उठाया और पूरी ताकत से नीचे ले आई। तान्या ने चाकू रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों अपना अपना पूरा दम लगा रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद तान्या कमज़ोर पड़ने लगी और वो चाकू सीधे उसके पेट में जाकर लगा। वो दर्द से चिल्ला उठी। अमीषा ने चाकू को एक बार फिर से ऊपर उठाया। तान्या इस बार फिर से उसको रोकने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से उसके पेट से बेतहाशा खून बहने लगा। संजय जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे तान्या के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस चीख को सुनकर संजय पूरी तरह से कांप गया। उसने दरवाजे पर जोर से लात मांगी और दरवाज़ा खुल गया। उसने अंदर देखा तो पाया कि तान्या ज़मीन पर लेटी है। उसके चारों तरफ खून फैला है और अमीषा उसके ऊपर बैठी है। उसके हाथों में चाकू है। तान्या ने अमीषा का हाथ पकड़ रखा था। संजय ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो अमीषा की तरफ बढ़ा। उसने पूरी ताकत से अमीषा को उसके बालों से पकड़ लिया और उसके बालों से खींचता हुआ ऊपर की तरफ उठा लिया। तब तक पूजा और राहुल दोनों तान्या के पास पहुंच गए थे। उन्होंने तान्या को संभाला। थोड़ी ही देर में अमीषा के पैर हवा में लहरा रहे थे। वो जोर जोर से दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, लेकिन संजय के सर पर तो खून सवार था। उसने उसे बालों से ही पकड़कर सामने की दीवार पर पटक दिया। इतनी जोर से चोट लगने की वजह से उसके सिर से खून बहने लगा। उसका खून उसके चेहरे से होते हुए उसके मुंह में भर गया। वो ज़मीन पर गिर गई और पागलों के जैसे हंसने लगी। उसको हंसता देख संजय एक बार फिर से उसको मारने उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तान्या ने उसे अपनी धीमी आवाज़ में बुलाया, संजय। उसने अपने खून से सने हाथ को उसको रोकने के लिए उसकी तरफ हवा में उठाया। संजय ने उसकी तरफ देखा। तान्या का सर पूजा ने अपनी गोद में उठा रखा था। संजय उसकी तरफ भागता हुआ पहुंचा और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। उसने कहा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें तान्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाने को कहा। राहुल तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया। तान्या ने धीमी आवाज़ में कहा, संजय, हमारा बच्चा। संजय ने जब ये सुना तो उसको और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। उसने तान्या को अपने बाहों में भर लिया और कहा, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तान्या बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए संजय, मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाई। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। संजय ने जल्दी से उसको अपने गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ जाने लगा। उसने मुड़कर अमीषा की तरफ देखा। अगर किसी का खून देखने भर से हो सकता था तो अब तक अमीषा की उन नज़रों से कई बार खून हो चुका होता। राहुल ने संजय को देखा और बोला, भाई तुम भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाओ, इसको मैं देखता हूँ। संजय तुरंत मुड़ा। वो तान्या को गोद में भरे बाहर की तरफ भागा। तब तक एम्बुलेंस आ गई थी। उसमें डॉक्टर भी आया था। जब हॉस्पिटल में राहुल ने कॉल किया था तो उसने डॉक्टर को भी आने को कहा था। अब कोई संजय शेखावत को नाराज़ करने की हिम्मत कैसे कर सकता था।
डॉक्टर ने तुरंत ही तान्या की नब्ज चेक की। संजय बोला, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बोला, इनकी नब्ज बहुत कमज़ोर है, हमें तुरंत इनका ट्रीटमेंट करना होगा, नहीं तो इनका बचना मुश्किल है। इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, हमें जल्दी ही इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा, आप इन्हें एम्बुलेंस में ले चलिए। संजय उसके साथ बैठना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा करने से मना किया, इससे तान्या के ट्रीटमेंट पर असर पड़ता। उसने तान्या को एम्बुलेंस में लेटाया और उसके माथे को चूमा और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उस अमीषा को तो मैं बहुत बुरी मौत दूंगा, तुम बस अपने आप को जिंदा रखना, तुमको जिंदा रहना होगा मेरे लिए मेरी जान, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा। ये बोलकर वो नीचे उतर गया। एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल की तरफ चल दी। पूजा भी कार ड्राइव करके उसके पीछे पीछे चल दी। राहुल ने अमीषा को उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ रखा था। वो उसको लेकर बाहर की तरफ आया। अमीषा संजय की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, संजय, तुमने मुझे बर्बाद किया और मैंने तुम्हें, हिसाब बराबर, तुम्हारी तान्या अब नहीं बचेगी। संजय का गुस्सा एक बार फिर से बेकाबू हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसको यूं अपने पास आते देख अमीषा डर गई और वो पीछे की तरफ हुई, लेकिन संजय ने फिर से उसके बालों को पकड़ लिया और उससे बोला, अगर तुम एक बहुत ही बुरी मौत से नहीं मरना चाहती हो तो प्रार्थना करो कि तान्या को कुछ ना हो, नहीं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। ये बोलकर उसने उसका बाल छोड़ दिया और एक कस कर चाटा उसके गालों पर जड़ दिया। उस चाटे भर से ही अमीषा के 2 दांत टूटकर बाहर निकल गए। अमीषा अब बहुत ज़्यादा डर गई। संजय ने अपने गार्ड से उसे ले जाने को कहा और खुद कार में बैठ गया। राहुल कार ड्राइव करने लगा। संजय अपने आँखों को बंद करके पीछे की तरह सर टिका कर बैठा हुआ था। उसकी बंद आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने राहुल से कहा, जितना तेज हो सके उतनी तेज कार ड्राइव करो। राहुल ने वैसा ही किया। जल्दी ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। तान्या का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पूजा दादी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। संजय हॉस्पिटल में एक चेयर पर अपनी आँखों को बंद करके बैठा था। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही दादी ने संजय को देखा, वो दौड़कर उसके पास पहुंची। उन्होंने संजय के कंधे पर हाथ रखा। उनके हाथ रखते ही संजय की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने दादी से लिपट कर रोने लगा। उसको यूं बच्चों जैसा रोते देख दादी का भी कलेजा फटने को हो गया। दादी ने संजय के सिर पर अपना हाथ फेरा और बोली, रोते नहीं हैं मेरे बच्चे, तान्या को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख मेरे बच्चे, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, वो उस मासूम के साथ कुछ नहीं करेगा। दादी की बात सुनकर संजय बोला, नहीं दादी, वो ऊपर वाला बहुत निर्दयी है, उसने तो मुझसे और तान्या से सब कुछ बस छीना ही है। पहले हमारे माँ बाप, फिर अब हमारा बच्चा। ये सुनकर तो दादी के भी सब्र का बाँध टूट गया। उन्होंने कहा, क्या कहा बच्चा? तो क्या तान्या प्रेग्नेंट थी? अगर ऐसा था तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उसे बाहर जाने की इजाज़त दी ही क्यों? अगर मैं जानती तो मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने देती। दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी थे। राहुल और पूजा दोनों एक दूसरे के पास ही अपने अपने हाथों को बांधे खड़े थे। तभी डॉक्टर बाहर आए। सारे लोग डॉक्टर की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, कांग्रेचुलेसन सर, उनकी इंजरी ज़्यादा गहरी नहीं थी, अब वो सेफ हैं। सभी लोग एक राहत की सांस लेते हैं। संजय डॉक्टर से उसके बच्चे के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उनसे कुछ भी पूछे। वो निराश नहीं होना चाहता था। तभी डॉक्टर ने कहा, हमें माफ़ कीजिएगा, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। ये बोलते समय डॉक्टर की आवाज़ थोड़ी सी धीमी और निराशा से भरी लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, हालांकि हमने उनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप उनको जल्दी से जल्दी एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, जहां सारी सुविधाएं मौजूद हो। आप कल उन्हें वहां शिफ्ट कर सकते हैं। मैं उन्हें वहां भेजने के सारे इंतज़ाम कर दूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर दादी ने उनको धन्यवाद कहा। संजय डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, क्या मैं उसे देख सकता हूँ एक बार? डॉक्टर ने संजय को देखा और हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ देख सकते हो, लेकिन उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा। संजय थोड़ा सा स्माइल करता है और तान्या के कमरे में जाता है। वो उसके पास जाता है और उसको प्यार से देखता है। संजय ने तान्या के सर पर अपने हाथों को फेरते हुए बोला, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। आज फिर एक बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो।
आज मेरी गलती की वजह से तुमने हमारा बच्चा खो दिया। ये बोलते हुए संजय की आंखों में गुस्सा भी उतर आता है और आंसू भी बहने लगते हैं। वो तान्या के हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम लेता है और आगे बोलता है, लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं अपने बच्चे की मौत का बदला लेकर रहूँगा। मैं अमीषा को मौत से भी बदतर सजा दूँगा। उसने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी हैं, मैं उससे उसकी ज़िंदगी ही छीन लूँगा। ये बोलकर वो तान्या के हाथों को चूम लेता है और उसके पास ही बैठ जाता है। सभी लोग पूरी रात हॉस्पिटल में बिताते हैं। सुबह होते ही राहुल को एक कॉल आता है। राहुल कॉल रिसीव करता है। उस वक्त संजय भी राहुल के पास ही था। राहुल कॉल पर बात सुनकर थोड़ा बेचैन हो गया और बोला, मैं अभी पहुंच रहा हूं। संजय ने जब उसे इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों है? राहुल बोला, वो अमीषा ने खुद को मारने की कोशिश की है। संजय ने जब ये सुना तो गुस्से से पागल ही हो गया। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अमीषा नहीं, तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी। तुम मेरे सामने मौत की भीख मांगोगी, तब भी मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। संजय ने तुरंत ही राहुल से वहाँ का एड्रेस लिया और वहाँ जाने के लिए निकलने लगा। तो राहुल ने कहा, भाई मैं भी चलता हूँ। संजय ने कहा, नहीं, तू यहीं रुक और दादी और तान्या का ध्यान रख। मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। राहुल ने अपना सर हाँ में हिला दिया। संजय गुस्से से वहां से निकला। सुबह ही तान्या को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई। दादी, तान्या और राहुल कार से एम्बुलेंस के पीछे चल देते हैं। संजय जब अमीषा के पास पहुंचा तो अमीषा उसको देखकर डर गई और 4 कदम पीछे हो गई। संजय गुस्से में धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने अमीषा को घूर कर देखा और उसके गले को एक हाथ से पकड़ लिया और दीवार से लगाकर उसको ऊपर की ओर उठा दिया। अमीषा दर्द से छटपटाने लगी। संजय ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को मारने की? मैं तुम्हें इतनी आसानी मौत तो नहीं मरने दूंगा। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। अमीषा बार बार संजय के हाथ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। संजय ने अचानक ही उसको छोड़ दिया। अमीषा जमीन पर गिर गई। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। संजय वहाँ से मुड़कर जाने लगा तो वो हंसते हुए बोली, संजय, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसकी दुश्मन सिर्फ मैं हूँ? नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मुझे मार देने से तुम्हारी तान्या बच जाएगी तो तुम गलत सोचते हो। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। संजय ये सुनकर रुक गया। वो पीछे मुड़ा और झुककर उसने अमीषा के बालों को पकड़ लिया और खींचते हुए ऊपर की ओर उठाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन है जो तान्या को मारना चाहता है? बोलो, बताओ 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 मुझे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं आसान मौत दूंगा। ये सुनकर अमीषा हंसते हुए बोली, ना ना ना, मैं नहीं बताऊंगी। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो। देखो मुझे, क्या ऐसा तुम्हें लगता है कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की है? ये सुनकर तो संजय के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने अमीषा के बालों को और जोर से खींचा और बोला, नाम बताओ उसका, कौन है वो? बताओ मुझे, कौन है वो? अमीषा हंसी और बोली, संजय, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे जान की जान खतरे में है। उसकी जान जो लेना चाहती है वो तो मुझसे भी ज़्यादा नफरत करती है तान्या से। अमीषा धीरे से संजय के कान के पास आती है और वो बोलती है, हॉस्पिटल चेंज मत करना वरना तुम्हारी जान को कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए वो हंसते हंसते पीछे हो गई। संजय ने जोर से अमीषा के गाल पर चाटा जड़ दिया और उसके मुंह को अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, नाम बताओ उसका। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मेरे आदमी मजा लें तो नाम बताओ उसका। संजय की ये बात सुनकर अमीषा डर गई। वो डर से बोली, सनाया, वो तान्या को मारना चाहती है। वो उसके एम्बुलेंस को किडनैप करने वाली है। कल तुम्हारे आदमी मेरा फ़ोन मुझसे छीनना भूल गए थे। उसने मुझे कॉल किया था। उसने ही मुझे तान्या के खिलाफ भड़काया था। उसने मेरा फ़ायदा उठाया था। ये बोलकर वो संजय के पैरों में गिर गई और बोली, संजय, मुझे मारना है तो मार दो, पर मुझे उनके हवाले मत करो। संजय ने उसके हाथों से अपना पैर छुड़ा लिया और अपने आदमियों से कहा कि उसको जान से मार दे। ये बोलकर वो तुरंत अपने कार की तरफ भागा और उसने तुरंत राहुल को कॉल लगाया। राहुल ने कॉल रिसीव किया। संजय घबराते हुए बोला, तान्या कहाँ है?
राहुल ने जवाब दिया, हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं, वो आगे एम्बुलेंस में है, मैं, दादी और पूजा कार में उसके पीछे हैं। संजय ने कहा, क्या तुमने वहाँ सनाया को देखा है? अपने आसपास देखो ध्यान से, वो तान्या को मारना चाहती है। उसे पता है कि हम तान्या को शिफ्ट करने वाले हैं। वो कल हॉस्पिटल में ही थी। तुम्हें आज सुबह झूठी कॉल आई थी, तुम चौकन्ना रहना, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? राहुल ने कहा, हम बस पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं, उसके बाद ही हॉस्पिटल है। मैं पूरी नज़र रखूँगा, तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो। संजय पूरी स्पीड से कार ड्राइव करता है, डर से उसका पसीना छूटने लगता है। वो खुद से ही बोलता है, नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। वो और तेज कार की स्पीड कर देता है। राहुल पूरी तरह से सतर्क रहता है, लेकिन तुरंत ही एक कार साइड से स्पीड में आती है और एम्बुलेंस से टकरा जाती है। दूसरी तरफ खाई होने की वजह से एम्बुलेंस और वो कार दोनों ही खाई में जा गिरती हैं। राहुल और पूजा दोनों की सांसें ही रुक जाती हैं, दादी तो लगभग बेहोश ही हो जाती हैं। तभी सामने से संजय की कार भी आ जाती है। वो भी जब ये नज़ारा देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगती हैं और साथ ही संजय की बेतहाशा चीखती हुई आवाज़ भी आती है। संजय भी तान्या की जलती हुई कार में कूद जाना चाहता था, लेकिन राहुल ने उसे किसी तरह संभाला। 6 साल बाद संजय की कंपनी वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी बन जाती है। संजय अब कभी मुस्कुराता भी नहीं था। उसने खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसको किसी भी बात का कोई ख्याल नहीं रहता था। दादी भी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। तान्या के मौत के बाद से ही वो बहुत बीमार रहने लगी थी। संजय भी खुद को मार डालना चाहता था, लेकिन दादी के लिए उसे ज़िंदा रहना पड़ा। और एक वजह यह भी थी कि उसे पता चला था कि जितने भी लोगों की लाश मिली थी उसमें से किसी की भी लाश तान्या की नहीं थी। संजय को अब भी लगता था कि तान्या आज भी जिंदा है। वो बस इसी उम्मीद पर जिंदा था। वो लगातार 6 सालों से तान्या की तलाश कर रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन संजय को पूरा यकीन था कि तान्या जिंदा है और उसके पास जरूर लौट कर आएगी। संजय ने अपने आदमियों को आदेश दे दिया था कि सनाया को खोज कर उसे कुत्ते की मौत दें। सनाया की भी अब मौत हो चुकी थी। राहुल ने पूजा से शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ये लोग उससे मिलने हर वीकेंड पर आया करते थे। संजय जब उन बच्चों के साथ रहता तो अपनी सारी परेशानी भूल जाता था। वो उनको बहुत पसंद करता था। राहुल से संजय की ये तकलीफ देखी नहीं जाती थी। उसने एक दिन संजय से कहा, भाई, मुझे लगता है तुम्हें अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती तो नहीं है। संजय ने जब राहुल के मुंह से इतना सुना तो उसने कसकर राहुल को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो चाहे कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुम मेरे भाई हो? नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो। राहुल ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, और क्या हुआ अगर वो नहीं मिली तो? तब क्या करोगे तुम? संजय ने गुस्से में कहा, तब मैं भी चला जाऊंगा उसके पास। मैं जिंदा अभी तक इसलिए हूँ क्योंकि दादी ने भी मेरे लिए यही किया था। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जब वो नहीं रहेंगी तो मैं भी अपनी तलाश खत्म कर लूँगा और अपनी तान्या के पास चला जाऊँगा। राहुल अभी कुछ कहता तब तक पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो उसको लेकर वहाँ से चली गई। राहुल ने बाहर आते ही अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, तुमने मुझे क्यों रोका आगे कुछ भी बोलने से? मैं उसको यूं तकलीफ में जीता नहीं देख सकता। उसने खुद की हालत पागलों जैसी कर ली है। मैं उसको ऐसा करते नहीं देख सकता। राहुल की आंखों में आंसू भर आता है। वो अपने मुंह को दूसरे तरफ करते हुए बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है पूजा, उसको इस हालत में देखकर। उसको इतना कमज़ोर मैंने कभी नहीं देखा। ये बोलकर वो रोते हुए पूजा के गले लग जाता है। पूजा उसके पीठ को हल्के से सहलाती है और उससे बोलती है, मैंने तुम्हें कुछ भी बोलने से इसलिए मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उनसे उनके जीने की एकमात्र वजह को भी छीन लो। वो तान्या को ढूंढने के बहाने ही सही, कम से कम जिंदा तो है। जिस दिन ये वजह उनसे छिन जाएगी वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए आज के बाद तुम उनसे कभी ऐसा फिर कुछ भी नहीं कहोगे। राहुल ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी संजय बच्चों को अपने बाहों में उठाए उसके पास आया और बोला, अगले वीकेंड वापस से ज़रूर आना। ये बोलकर वो वापस मुड़ने लगा तो राहुल संजय के गले लग गया और बोला,
भाई मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। संजय ने राहुल को खुद से दूर किया और बिना किसी भावना के बोला, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। संजय अपने रूम में गया। उसने वो शर्ट निकाली जिस पर वो तान्या के लिपस्टिक के निशान बने थे। उसको अपने हाथों से छूते हुए बोला, मेरी तान्या, सब लोग कहते हैं कि तुम अब जिंदा नहीं हो, लेकिन सब पागल हैं। मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा प्यार तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देगा। भगवान को भी तुम्हें मुझे वापस करना ही होगा। तुम यहीं कहीं हो, मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम जहाँ हो। बस मेरा इंतज़ार करो। उसके बाद उसने उस शर्ट को वापस से अलमारी में रख दिया। दादी ने संजय को अपने शर्ट से बातें करते देखा तो उनका दिल रो पड़ा। अपने बच्चे की हालत देखकर वह पल पल मरती थी। उन्होंने ऊपर की तरफ देखकर कहा, भगवान कितनी परीक्षा लेगा इस बुढ़िया की। क्या क्या देखना लिखा है इन बूढ़ी आँखों को। बेटे बहू की मौत देखी, अपने पोता और पोते बहू के साथ सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि तब तक आपने मेरी पोता बहू को भी मुझसे छीन लिया। अब क्या मेरे बुढ़ापे का सहारा पोते को भी मुझसे छीन लेना चाहता है, जो उसे ऐसी झूठी आस दिलाए रखा है। लेकिन दादी की हिम्मत संजय के पास जाने को हो ही नहीं रही थी, क्योंकि संजय ऊपर से भले ही स्ट्रांग होने का दिखावा करता हो, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। दादी यह बात अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने संजय को देखा और आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए अपने कमरे में वापस चली गईं। संजय अलमारी में शर्ट रखकर नहाकर सो गया। 2 दिन बाद संजय के ऑफिस में संजय एक मीटिंग में था। अचानक से उसका फ़ोन रिंग किया। संजय ने कॉल देखा जिस पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। संजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पिछले 6 सालों में जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आता था तो संजय के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को थाम लिया और कांपते हाथों से उसने फ़ोन को उठाया। उसके कंपनी के सारे लोग ये बात जानते थे कि संजय को आज भी किसी के कॉल के आने पर अपनी बीवी की खबर का इंतज़ार रहता है, इसलिए सब एकदम से शांत हो गए। संजय ने अपनी सांसों को थामा और उसने बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की ने बहुत ही उत्सुकता से बोली, अरे वाह, कॉल लग गया। दादा जल्दी आओ, उस नंबर पर कॉल लग गया। संजय ने जब ये सुना तो वो निराश हो गया। उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन तभी फिर से कॉल आया उसी नंबर से। संजय ने पहले सोचा कि वो कॉल कट कर दे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने कॉल उठा लिया और बोला, हेलो, कौन? उधर से एक बूढ़े आदमी ने कहा, हेलो साहब, हम राजू बोल रहे हैं। संजय को थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, ये नंबर कैसे मिला आपको? वो बूढ़ा बोला, ये नंबर तो सोना ने दिया है। संजय गुस्से से बोला, कौन सोना? मैं किसी सोना को नहीं जानता, दोबारा कॉल मत करना यहाँ। ये बोलकर वो फ़ोन रखने ही वाला था कि तभी छोटी लड़की बोली, अरे साहब, पूरी बात तो सुनो, कॉल मत काटना। सोना नाम तो हमने उनको दिया है, वो कौन है ये तो हमको भी नहीं पता है। 6 साल पहले वो हमको मिली थी, पहाड़ी के किनारे पेड़ पर पड़ी थी, सफ़ेद चादर में लिपटी थी। वो तो दादा की नज़र पड़ी, वो मेरी माँ को अस्पताल ले जा रहे थे। हम पैदा होने वाले थे ना, इसलिए तो उन्हें भी अस्पताल ले गए। वहाँ पता चला कि वो कोमा में है। 3 साल तक कोमा में थी। एक दिन मैंने उनके हाथ को पकड़ा तो पता नहीं क्यों मैंने उनको माँ कहा। जब मैंने माँ कहा तो उनकी उंगलियाँ हिलने लगी और वो होश में आ गई। जब उनको होश आया तो उनको कुछ भी याद नहीं था। तब से वो मेरी माँ बनकर यहीं मेरे साथ रहती हैं। लेकिन आज सुबह ही उन्होंने न जाने कैसे मेरी कॉपी पर ये नंबर लिख दिया। मैंने पूछा तो वो बोली कि उनको नहीं पता ये किसका नंबर है, बस उनको याद आया तो उन्होंने लिख दिया। मेरा मन किया तो मैंने भी मिला दिया, मुझे क्या पता था कि नंबर लग जाएगा। इतना सुनते ही संजय अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वो उठा और खुशी से इधर उधर घूमने लगा। वो वहीं ज़मीन पर बैठा, फिर मुस्कुराते हुए उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सांसें खुशी से फूल रही थी। उसने भागकर रमेश को गले से लगा लिया। रमेश तो हैरान रह गया। वहाँ खड़े सभी लोग एकदम शौक में थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर संजय को हुआ क्या है, वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इस पूरे समय वो लड़की अपनी बात को बोले जा रही थी और संजय सुने जा रहा था।
उसने रमेश से रोते हुए कहा, वो जिंदा है रमेश, वो जिंदा है, मेरी तान्या जिंदा है। ये बोलते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी, उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। रमेश ने सबको बाहर जाने को कहा। सब लोग हैरान थे और खुश भी। सभी लोग बाहर चले गए। रमेश ने उन लोगों से एड्रेस लिया और संजय से कहा, आपका विश्वास जीत गया सर, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। संजय और रमेश दोनों के ही आंखों में आंसू थे। संजय एक बार फिर रमेश से गले लग गया। रमेश ने प्राइवेट चॉपर को तैयार करवाया और दोनों उसमें सवार होकर निकल गए। उसने निकलने से पहले उन लोगों को कॉल किया और कहा, हम लोग आ रहे हैं, 5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उधर वो लड़की दौड़ते हुए गई और उस महिला से बोली, माँ नंबर लग गया है, वो लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने। माँ तुम हमको छोड़कर चली जाओगी? सोना बोली, नहीं मेरी बच्ची, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लड़की और सोना दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। उधर संजय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो बेचैन हो रहा था, उसकी आंखें नम थी। आखिर वो वहाँ पहुँच ही गए। वो इलाका पहाड़ी के नीचे था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। बीच में छोटा सा गांव था, किनारे से नदियाँ बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बड़े बड़े पत्थर थे और पूरे रास्ते में छोटे छोटे पत्थर भरे पड़े थे। अचानक से गांव में 2 चॉपर के उतरने की आवाज़ आई। सभी लोग हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गाड़ी तो बहुत मुश्किल से ही देख पाते थे लोग, ये तो हेलीकॉप्टर था। उन्होंने ऐसी चीज़ कभी पास से भी नहीं देखी थी। सब लोग इकट्ठा हो गए और उस तरफ बढ़ने लगे। संजय उसमें से नीचे उतरा, साथ में रमेश भी था और उसके 4 बॉडीगार्ड दूसरे चॉपर से उसके पीछे उतरे। जब सब लोगों ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत आदमी उसमें से उतरा है तो सबकी नज़रें फटी की फटी रह गईं। लेकिन संजय की आंखें तो बस तान्या को ढूंढ रही थी। रमेश ने तुरंत राजू को कॉल लगाया। राजू वहीं था। वो डर से कांपता हुआ सामने आया। वो संजय के पास पहुंचा और बोला, साहब हमको माफ़ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि वो इतने बड़े घर से है। संजय ने राजू को गले से लगा लिया और बोला, ऐसा मत कहिए बाबा, आपने तो मेरी बीबी की जान बचाई है, बस अब मुझे उससे मिलवा दीजिए। राजू बोला, चलिए साहब मैं आपको ले चलता हूँ। ये बोलकर वो लोग गांव की तरफ चल दिए। अब संजय की धड़कनें और तेज हो गई थी। उसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जो उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। सभी लोग उसको मोहित होकर देखे जा रहे थे। उन्होंने इतना सुंदर आदमी आज से पहले बस टीवी में ही देखा था। संजय तेजी से हल्का सा दौड़ते हुए तान्या से मिलने के लिए चला आ रहा था। वो उसको देखना चाहता था, वो उसको छूने के लिए बेताब था, उसको अपने बाहों में भरना चाहता था। उसके अंदर बहुत सी भावनाएं चल रही थी। राजू एक घर के सामने रुक गया और बोला, साहब वो अंदर है। रमेश को डर था कि कहीं ये किसी की चाल तो नहीं, कहीं सर के जान को खतरा तो नहीं है। वो अंदर जाकर पहले खुद देख लेना चाहता था, लेकिन संजय ने उसे रोक दिया और खुद अंदर की तरफ जाने लगा। वो घर बहुत छोटा था। संजय को अंदर झुककर जाना पड़ रहा था। उसके कदम अब बहुत भारी मालूम हो रहे थे। उसके मन में खुशी और निराशा दोनों भावनाएं चल रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अंदर की ओर गया। उसने दोनों कमरों में देखा, वो उसको नहीं दिखी। वो बेचैन हो गया। उसने बेचैनी से पूरे घर में नज़र दौड़ाई और हर तरफ देखने लगा। वो बार बार आवाज़ दे रहा था, तान्या तान्या तनु, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखी। वो राजू के पास आया और बोला, कहाँ है वो बाबा, कहाँ गई वो? तभी एक प्यारी सी छोटी सी लड़की आई और बोली, अंकल माँ तो नदी के किनारे भाग के गई हैं। जब मैंने उनको आपके आने के बारे में बताया तो वो डरकर नदी के किनारे भाग गई। राजू बोला, चलिए साहब मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन संजय ने कहा, नहीं आप यहीं रुकिए, मैं खुद अकेला ही जाऊँगा। वो दौड़ता हुआ नदी के किनारे की तरफ जाता है। आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको एक लड़की पतली सी लाल साड़ी में, उसके बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी। उसने नदी की तरफ मुँह किया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी, धूप भी चमकीली सी हुई थी। संजय ने अपने कदम रोक लिए। उसने उस लड़की को पीछे से देखा। उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगीं। वो एक एक कदम चलकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने उस लड़की को आवाज़ दी, तान्या तान्या। जब उस लड़की ने तान्या नाम सुना तो उसको कुछ जाना पहचाना नाम लगा।
उसके दिमाग में कुछ यादें दौड़ गई। उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसने मुड़कर उस आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत आदमी दिखाई दिया। उसने जब उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगी और वो बेहोश होने वाली थी। जब संजय ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपने आप ही उसके कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसको अपने गले से लगा लिया। वो बोला, तान्या, मेरी तान्या, तुम जिंदा हो। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। सब मुझसे कहते थे कि तुम मर गई, लेकिन मेरा दिल जानता था कि तुम जिंदा हो। उसने तान्या के होश में आने का इंतज़ार भी नहीं किया और वहीं पर नीचे बैठ गया और तान्या को अपने बाहों में भर कर पागलों की तरह चूमने लगा। उसने तान्या को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि उसने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी। आधे घंटे तक रोने और उसको गले लगाने के बाद उसको ध्यान आया कि वो अभी बेहोश है। उसने तुरंत ही उसके गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गया और उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा। तान्या को होश आया। तान्या ने होश में आते ही संजय का चेहरा अपने सामने देखा। उसने कांपते हाथों से संजय का चेहरा छुआ और बोली, संजय, आप आ गए। संजय ने जब अपना नाम तान्या के मुंह से सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके आंखों से आंसू निकल आए। दोनों ने एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया। संजय और तान्या ने बहुत देर तक एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बातें की। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। घर आने से पहले ही संजय ने दादी को फ़ोन कर सब बता दिया था। दादी तो खुशी के मारे पागल ही हो गई थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज उनकी पोता बहू उनके घर में जो आ रही थी, मौत के मुंह से वापस बचकर। घर पहुंचते ही दादी ने तान्या को गले से लगा लिया और आंसुओं के बरसात से उसका स्वागत किया। तान्या की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने दादी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, दादी, अब मैं आपको कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगी, प्लीज़ आप रो मत। दादी ने कहा, अब मैं तुझे अपने नज़रों से ओझल होने दूंगी, तब तू मुझे छोड़कर जाएगी ना। और एक बार फिर तान्या के गले लग गईं। दादी ने तान्या की आरती उतार कर उसका घर में गृह प्रवेश कराया और जल्द ही पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर तान्या और संजय की एक बड़ी सी शादी प्लान की। तान्या और संजय की शादी इतने बड़े स्तर पर हुई थी कि पूरे शहर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। पूरे शहर ने ऐसी बड़ी शादी कभी नहीं देखी थी। संजय तान्या को अपनी आंखों से एक पल भी ओझल होने नहीं देता था। संजय ने उस प्यारी बच्ची को गोद ले लिया। संजय ने राजू और बाकी गांव वालों की बहुत मदद की। उनके गांव की सभी समस्याओं को दूर कर दिया। 2 साल बाद संजय और तान्या का एक बेटा हुआ। तान्या ने एक बार फिर से फैशन वर्ल्ड में वापसी की और फेमस हो गई। दादी गुजर गई। संजय और तान्या हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन बिताया। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इसका पूरा भाग एक साथ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इसका पूरा भाग एक साथ आपके लिए अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।